अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इसहाक डार साहब मौजूद हैं। आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं सुनने में कि जो इतना नंबर्स वाला आदाद शुमार वाला मुश्किल सा बजट दिया है, चलें उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें और समझते हैं कि उसमें आवाम के लिए है क्या। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत का चौथा बजट था, फुल फिस्कल ईयर लास्ट बजट था, जिसमें ये साबित होना था कि क्या हुकूमत के पास विजन है इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। पहले 3 बजट्स में हुकूमत कोशिश करती रही कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और ये माना भी जाता रहा कि स्टेबिलिटी की तरफ इकदाम ज़रूर किए गए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इस नहज पे पहुँच गया, उस पॉइंट पे पहुँच गया कि हम ग्रोथ की तरफ भी बढ़ सकें। इस बजट में और इकनॉमिक सर्वे के बाद वो कौन सी कामयाबी है हुकूमत की, पहले वो आपसे शेयर करते हैं, फिर भरपूर तनकीद भी करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर काम नहीं किया गया। इकनॉमिक ग्रोथ 4.7% रही, जो कि वाकई 8 साल में सबसे ज़्यादा रही और उसको सराहा भी जाना चाहिए। पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन रेट 2.2% पे आया, कम तरीन सतह पे आया, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। FBR ने अपना टारगेट अचीव किया जो रेवेन्यू का सोचा था, लेकिन उस पर भी एक एतराज़ ये है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा इस्तेमाल किए या डायरेक्ट टैक्सेस इस्तेमाल किए। चूँकि अब टारगेट अचीव किया है तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। टैक्स टू GDP रेशो 2008 से लेके अब तक 10.5 तक बढ़ाई गई है जब से हुकूमत गवर्नमेंट ये रही 2013 से, और फिस्कल डेफिसिट भी कम किया गया है 8.2% से 4.3%। तो ये वो तमाम चीज़ें जिनको मद्देनज़र रखते हुए बजट को डिस्कस करना चाहिए। पर इसके साथ साथ बहुत सख्त क्वेश्चंस ये भी उठते हैं कि क्या हुकूमत नाकाम हो चुकी है टैक्स रिफॉर्म्स लाने में, क्योंकि मराद देने की बड़ी कोशिश की गई, स्कीम्स देने की कोशिश की गई, लेकिन कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हुए। क्या ये वजह है कि अवाम हुकूमत पे एतबार ही नहीं करती है? नून लीग ने पहले क्यों नहीं कोशिश की कि ज़राअत के शोबे पे तवज्जो दी जाए, इस साल क्यों याद आया? और बहुत सी शिकायतें भी इसहाक डार साहब तक पहुँचाएंगे, वो तबका जो नाराज़ है और खुश नहीं हुआ इस बजट से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। पहले मैं अपोजिशन के एतराज़ात पहुँचाती हूँ कुछ जुमलों की शक्ल में। हुकूमत ने कभी अवाम दोस्त बजट नहीं दिया, सरकार के पास ना टीम है ना स्कीम है। खुर्शीद शाह ने कहा ये माफिया का बजट है। तभी मुझे उधार मांगा करते थे पीपल्स पार्टी में उधार मांगा करते थे। कोलिशन गवर्नमेंट में भी मैं उनका फाइनेंस मिनिस्टर था। और अगर आपको याद हो तो हमारी एक कंडीशन थी कि जजेस की रेस्टोरेशन होगी, और जब नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 30 दिन में, तो हमने फिर 6-7 हफ्ते के बाद छोड़ दी थी गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, ये आप क्विकली शॉर्टली रिएक्ट कीजिएगा। ये माफिया का बजट है, मुल्क में जमहूरियत नहीं, माफिया और बादशाहत का राज है, ये इमरान खान ने कहा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि क्या 70% आवाम जो देही इलाकों में रहती है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि पाकिस्तान में 45% लोगों को रोज़गार मुहैया करता है, पाकिस्तान में 21% जो है उसकी GDP में उसका शेयर है। अगर हम उसको, और फिर एक्सपोर्टर्स जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और जिसके लिए पाकिस्तान को शदीद जरूरत है। याद तो देर से है ना, जरा रिएक्शन सुन ले जो उन्होंने कहा है। कर ले आप। बजट गरीब आवाम पर उन्होंने एक और भी बात की, मैं उसको भी जवाब दूंगा। 700 IMF से ले लिए। हाँ, उनको नेट नंबर ही नहीं पता कि ये एक तो 6.6 बिलियन US डॉलर का था, ये SDR में होता है, और जब डॉलर 10% डिप्रिशिएट कर गया तो ये करीबन 6.4 अरब। ठीक है, सिराजुल हक साहब ने कहा कि बजट गरीब आवाम पर ड्रोन हमला है, आवाम के लिए सिर्फ मौत सस्ती है। ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि बजट से कशकोल का साइज बढ़ा और खुदकुशियों में इजाफा होगा। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि बजट अवाम दुश्मन और रिवायती है, ज़राई शोबे से खिलवाड़ है। शेख रशीद साहब ने कहा कि हिसाब के हेर फेर में इसहाक डार का कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन वाकई आपके बारे में सोचा जा रहा है। कंफ्यूज कर दिया आपने सबको, ऐसे नंबर्स देख। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि मैं कोई, मेरे सब साथी हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं मुझे, और उन्होंने भी अपनी ज़ाहिर है कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है। ये ड्रोन हमला कर दिया। ये अब ये तो उनसे पूछे ना कि जिनके लिए सब कुछ किया गया है, वो इस वक्त मुल्क में खुशियां मना रहे हैं। वो आपने देखा होगा आपने मुल्तान में, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, कि जो देखें, बात ये है कि ये इतना अलाउंस देना चाहिए। ज़ाहिर पॉलिटिक्स में ये एक स्टैंडर्ड कुछ फिक्रे होते हैं, वो कहने पड़ते हैं और वो कहे जाते हैं। हमने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि जैसे हमारा प्लान था मैनिफेस्टो में कि पाकिस्तान उस वक्त दिवालिया होने की तरफ जा रहा था और हमने उसको, पाकिस्तान को रेस्क्यू करना था। और जो प्रोजेक्शंस थी जिसकी बिना पे लोग कह रहे थे जून 14 में जो भी नई हुकूमत आएगी तो वो अपना आएगी रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब में और डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेगी।
हमने सबसे पहला हमारा जो हदफ था, और पाकिस्तान इंटरनेशनली मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल कंट्री करार दिया जा चुका था, हमने तो नहीं, है तो जो भी लेकिन अभी भी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने फेवरेबल हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो इंडिकेशन तो ये है कि बेहतर है। मेरी अर्ज सुने ना आप, क्योंकि यहाँ हमारी आदत है कि हम ज़्यादा वो ओवर क्रिटिसाइज करते हैं, फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते इतना। देखिए ये 4-5 साल की प्रेडिक्शन थी कि टर्न अराउंड की, अभी दुनिया के 22 क्रेडिबल अदारे पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल इकॉनमी करार दे चुके हैं। इसीलिए तमाम अदारे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद कर दिया था, आईडा, IBRD, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब जो है बिजनेस कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका होगा क्या कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था, शायद आपके पिछले साल भी आपने बजट के बाद इंटरव्यू किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट बजट होगा, आपने कहा ना ये आखिरी बजट नहीं, अभी तो 2 बजट इंशाल्लाह हम पेश करेंगे अनयूजुअल। लेकिन लास्ट ईयर तो अगले साल मार्च जो है जून 17 का बजट होगा, जो कि 17-18 का होगा, और फिर हमारा क्लोज तो नहीं कर पाएंगे ना? हमारा टेन्योर जो है वो जून 18 तक है। हम क्यों अपना बजट छोड़ेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए? तो हम छठा बजट भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये जर्नल कमेंट्स हैं, और जैसे मैंने कहा कि हर एक ने सर्वाइव करना पॉलिटिक्स में, कुछ ना कुछ तो कहना है, ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज़बरदस्त बजट आ गया और सारा। ये हकीकत है कि हमने एक इंतहाई ईमानदारी के साथ कोशिश की है। अगर हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, जैसे आप मेहरबानी आपने रखी, लेकिन सर मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप जब मैं अगर उसका ग्रोथ का जवाब दे, देखिए 4.7 हाईएस्ट मेहरबानी आपने एक्नॉलेज किया, लेकिन ये 5.21 होनी थी। और क्रॉप की जो हमारी फसल खराब हुई है, जो कि कई सालों के में लोएस्ट है, 10 मिलियन बेल्स बजाय 15 मिलियन होती, 14 मिलियन तो पिछले साल से कहा जा रहा है कि वो बेसिकली 34% का नुकसान हो रहा है। आपने 28% बताया, वो ठीक नहीं है ऐसा? नहीं, देखिए नुकसान कितना है, हमने तो जो नंबर्स हैं, जो एक्चुअल नंबर्स हैं, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी और रेलेवेंट अदारों के पास और PBS के पास, उन नंबर्स की बना पर 27.8 है, मैंने राउंड ऑफ किया है। 28 का हो या 34 का हो, नुकसान तो हुआ है। उसकी वजह से हमारा आधा % वो 0.5 से 0.51 हो जाएगा, 34% हुआ है। हमारी जो हमारी GDP एक्चुअली 5.21 होनी थी। देखें, अगर हमने जो लोग इस वक्त बेरोजगार हैं या 5.9%, या जो लोग आगे जिनको रोजगार चाहिए होगा, अगर उनको मीट करना है, तो एक स्टैंडर्ड एक है फॉर्मूला कि आपको करीबन 7% की ग्रोथ चाहिए। अगर 7%, तो आपको यकीन है कि अगले साल ये अचीव कर पाएंगे? अगले साल नहीं, हमारा जो ये कोई भी चीज ना एक साल में खराब होती है ना एक साल में ठीक हो सकती है। बारे में आपके तो सर मुझे सवाल करने का मौका दीजिए। तो आपके बारे में ये राय फिर ठीक है कि आपने खुद भी कहा मुझे लास्ट ईयर भी कि एम्बिशियस टारगेट्स इसलिए रखता हूँ ताकि मैं मुसलसल मेहनत करता रहूं और मेरा वक्त जाया ना हो, लेकिन आप वो नहीं कर पाते ना। 18 सेक्टर्स में से 10 सेक्टर्स ने 8 सेक्टर्स ने काम ही नहीं दिखाया, 10 में से भी 2 ने दिखाया। मेरे देखें, एक चीज है कि हम बहुत लो टारगेट रखें तो फिर बड़ी वाह होगी। गैर हकीकी टारगेट्स कहा जाता है। नहीं, गैर हकीकी नहीं है, स्ट्रेच टारगेट जिसे कहते हैं, और हम स्ट्रेच टारगेट सकते हैं। देखिए, पहले से स्ट्रेच टारगेट रखा 20% का, इसका FBR का 16% ग्रोथ हुई, अगले साल 20 रखा 16 हुई, अब तीसरे साल आपके सामने है कि 20% के करीब ग्रोथ हो रही है। सो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने ट्यून करना है उन अदारों को। लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान की पोटेंशियल इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दे पाई? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछी, और पाकिस्तानी 2013 में जो पाकिस्तान था, आपको 2016 में वही पाकिस्तान नजर आ रहा है? बी ऑनेस्ट। नहीं, बेहतरी तो आई है। मैं तो अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा, पिछले साल भी कहा था कि बजट हमें देखिए, मैं तो समझता हूं कि इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं, पता नहीं वो शायद इसीलिए बेचारे नहीं उस पे आ रहे कि उनको फिर ये जो सारी इस तरह के जेनरिक किस्म के। तो मेरा सवाल है, मुझे बताएं कि ये बजट ड्रोन हमला कैसे नहीं है? क्योंकि आप पे एतराज ये है कि आपने कहा कि जब आपकी पहली टर्म थी, आपने कहा पावर सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, टैक्स बेस ब्रॉड करेंगे, टैक्स पेयर्स मजीद आएंगे, और ब्लीडिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को भी इंप्रूव करेंगे। इसमें से आपने क्या किया? सब कुछ किया। कौन सी बात है जिसपे? अच्छा, टैक्स नेट तो इंक्रीज नहीं किया आपने? ऑफ कोर्स किया। तो इतना क्या 1946 से 31 अरब हमें को डोनेशन आ गई है, और बोझ किस पे डाला? और बोझ तो मेरे जैसे लोगों में डाला ना आपने। तो जाहिर है कि टैक्स को फॉरेनर्स तो नहीं देंगे आके ना, अगर अनलेस के रेजिडेंट पाकिस्तान में। टैक्स इसी तरह होता है। तो सर 80% तो आपकी सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन से नहीं हो रही है सर, ट्रेडर्स कैश से कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए, अगर कर रहे हैं तो आप तो नहीं स्टॉप कर सकते ना, देयर इज नो सिस्टम। लेकिन हम अपने जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है लोगों के ट्रैवल की,
लोगों की यूटिलिटी बिल्स की, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि कौन टैक्स नेट पे होना चाहिए, कौन एक। दूसरा 7,10,000 से 10 लाख पे हुए हैं, तो इस 50% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टैक्स असेसेस इन लास्ट 3 लेकिन ईयर्स। सर लास्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था। मुझे बताओ सर बस ये सवाल फिर कि 500 तकरीबन 500 ऐसी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं और उनसे डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा, उन कंपनीज का क्या हुआ? डायरेक्ट लिया जा रहा है, कौन कहते हैं उनसे कितने परसेंट? नहीं, 500 नहीं था, पहले आप सुपर टैक्स इसको मिक्स कर रही हैं। सुपर टैक्स था जिनके 500 मिलियन रुपीस यानी 50 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा होगा, वो उनके लिए सुपर टैक्स एक खास लगाया गया, जिसको कंटिन्यू किया गया है क्योंकि हम हालत जंग में हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि देखिए टैक्स 1946 से अगर 3100 हुआ है बिलियन, इंशाल्लाह होगा 30 जून तक, तो आप ये मत भूलें कि ये वही मुल्क है जिसका सालाना टैक्सेस की ग्रोथ 3.3% थी। आज हमने 3 साल में 60% ग्रोथ ली है, 60%। इट्स लाइक अ मिरेकल। लेकिन क्या काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। जैसे आपने कहा कि 8.5 से 10.5 है टैक्स टू जीडीपी, हमें इसको 13-14% पे कंट्री के टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी को लेके जाना। ठीक है सर, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपसे मुझे फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट के बारे में पूछना है। एक तो लोग इससे अवेयर भी नहीं है और हम कानून को फॉलो नहीं कर रहे इस एक्ट का निफाज ना करके। एक ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इसहाक डार हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, 60% से ज़्यादा डोमेस्टिक डेट नहीं होना चाहिए इंक्रीज़, लेकिन हमारे मुल्क में इससे ज़्यादा है। वो जो एक्ट बनाया गया है इसे कंट्रोल करने के लिए, उसका नफाज क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये इस कानून की जो शुरुआत थी, तो मैंने इसको ड्राफ्टिंग शुरू करवाई थी 1999 में। मैं वर्ल्ड बैंक से तारक हसन साहब को लेके आया था और वो फिर कू हो गया। उसके बाद ये 5 साल लगे, 2005 में एक्ट बना। जब हम आए हैं तो ये कई सालों से ब्रीच हो रहा था और अभी भी जाहिर है कि आप एकदम से तो उसको कम नहीं कर सकते। तो ये 64% से ऊपर था टैक्स टू जीडीपी, अपना डेट टू जीडीपी के हवाले से। हमने जो प्लान किया हुआ है कि 2018 तक इसको हम 60% पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह वापस, जो कि आपने जिक्र किया। लेकिन बियॉन्ड भी मैंने इसी फाइनेंस बिल में डाला है कि इसमें एक अमेंडमेंट में करनी चाहिए बहसियत कौम कि हम इसको अगले 5 साल में यानी 2018 वाले फिस्कल ईयर के बाद हम इसको 5 साल में 0.5% पर एनम मजीद कम करें। फिर 60 पे लाने के बाद तो वो फिर 57.5 आ जाएगा। फिर उसके अगले 10 साल के बाद हम इसको 0.75% पर एनम कम करें। मुझे खत्म करने देना, आप मुझे इन्फॉर्मेशन देने देना। अब आप सवाल आपने किया, मुझे जवाब देना देना। वो 7.5% मजीद कम करके 50% पे लाएंगे। तो ये बेसिकली 60% से 15 साल में 2033 के लिए हमारा हदफ होना चाहिए, गोल एज ए नेशन, कि हम इसको फिर 50% ऑफ जीडीपी लेंगे। ठीक है इसहाक डार साहब, ऑपोजिशन ने आप पे ये भी एतराज़ किया है कि आप एक तो जब निफाज कर रहे होते हैं टैक्सेस का या बात हो रही होती है तो एक तो उनसे ऑपोजिशन से बात नहीं की जाती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 ही कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टैक्स। तो अगर आपके पास और ऑपोजिशन के पास ये ताकत है तो फिर विद होल्डिंग टैक्स जैसी कोशिश, फिर एमनेस्टी स्कीम जैसी कोशिश, ये नाकाम क्यों हुई आपके इस दौर में भी और 1997 में भी ऐसी कोशिश? इसकी क्या वजह? आपके पास तो ताकत है निफाज नहीं, निफाज की तो यही है ना, ये फाइनेंस बिल निफाज हो जाएगा ना, पार्लियामेंट निफाज कर देगी। लेकिन उसके ऊपर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अगर असेसी नहीं है तो आपने उनको किसी तरीके से ल्योर करके लाना है वापस। देखिए, विदहोल्डिंग सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी 22 दिन, आपने 97 का बने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 22 डेज 22 दिन के बाद सिमिलर एक कदम था, उसको वापस ले लिया। लेकिन वो भी इसलिए वापस है क्योंकि वो सड़कों पे आ गए थे। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के ज़माने में 3 दिन के बाद वापस ले लिया। इस दफ़ा हमने विद होल्डिंग टैक्स को रोल बैक नहीं किया। दिस इज दी पॉजिटिव फॉर द कंट्री। आपने ज़्यादा स्पेस भी तो दे दिया। अलाउ मी टू मेक योर व्यूअर्स अंडरस्टैंड। उसमें यह है कि हमने उसको वापस नहीं लिया और वापस ना लेने का मकसद है पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की कलेक्शन हो रही है। लोग जो 0.4% दे रहे हैं, हमने उनको एंगेज रखा। उनके जो लीडर्स थे, 6 महीने में मीटिंग्स होती रहीं, हम मीनवाइल टैक्स कलेक्ट करते रहे और उन्होंने अब हमारी कैंपेन की कि भाई ये आप इसमें आ जाओ, कुछ ना दें। अब अगर लोगों को ये को खौफ है कि जी FPR में जाएंगे तो पता नहीं क्या हमारे साथ हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे, जो कैंपेन जो है जो इसके खिलाफ, तो मेरे ख्याल वो एक हर्डल है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है
कि हमने विद होल्डिंग टैक्स को पूरा साल जारी रखे और अगले साल भी ये जारी रहेगा। जो टैक्स असेसी बन जाते हैं उनके ऊपर। तो आप नहीं समझते कि जो कहा जा रहा है हुकूमत के बारे में कि आप नाकाम हुए हैं टैक्सेशन को इम्प्रूव करने में? मैं कहता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। किस टेन्योर ने, किस गवर्नमेंट ने 60% 3 साल में टैक्स ग्रोथ इस मुल्क को दी है? आप इस परसेप्शन को या इस एतराज़ को या इस सवाल को किस तरह डिनाई करेंगे कि अगर आप अपना रेवेन्यू का टारगेट अचीव करते हैं या आप 60% टैक्स कलेक्शन में बढ़ जाते हैं तो आप वो बोझ आवाम पे नहीं डालते? दैट मीन्स हम टैक्सेस ना कटे करें, यानी टैक्सेस कटे होंगे तो आगे मुल्क चलेगा ना। और उसके हवाले से आपने देखा है कि जो इस वक्त जो सबसे बड़ी रिलीफ है वो 70% जो देही आबादी है उसको मिलेगी, और सबसे बड़ी रिलीफ खाद की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की गई है। इसहाक डार साहब, एग्रीकल्चर के बारे में ये एतराज़ है कि ये जो आपने स्टेप्स लिए हैं ये रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, ये कोई इनकलाबी रिफॉर्म्स नहीं कर दिया आपने। ये और क्या होता है? हाउ डू यू फिक्स द सेक्टर? अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने उसको आइडेंटिफाई किया कौन सी उनको अगर फैसिलिटेशन दी जाए, उनको कैसे एनेबल किया जाए, क्योंकि दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, इस सेक्टर ने सफ़र किया है, हमें उसको प्रायोरिटाइज करना था, कोई भी गवर्नमेंट उसको करना चाहिए था। उसकी जो ग्रोथ है वो 0.19% है। लेकिन आपका जब दौर रहा आपने तो वैसे भी इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी। नहीं, हमने सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं जहां जिसकी जरूरत होती है। हमने एक्सपोर्टर को भी इसको इंपॉर्टेंस दी है, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी दी है। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ग्रोथ की तरफ अब चल पड़े हैं। हमारा जो टारगेट था तीसरे, चौथे और पांचवें साल का, वो था, मैंने आपसे डिस्कस किया, आपका रिकॉर्ड है कि हमें ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना है। जो स्टेबिलिटी आई है, इन गेन्स को हमने कंसोलिडेट करना है, इनको ज़ाया नहीं करना, और इसके ऊपर हमने बिल्ड करना है ताकि हम पाकिस्तान को जो 12.6% इन्वेस्टमेंट GDP थी, जिससे ग्रोथ आती है किसी मुल्क में, अब हम उसको 15.6 पे लेके गए, इसको 21-22% पे लेके जाने की जरूरत है अगर हमें 7% ग्रोथ। ठीक है, जो किसान पैकेज आपने अनाउंस किया था उसके भी रिजल्ट्स, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था। उसके बारे में ओरिएंटेड ना होता तो ये 0.19 की बजाय और मजीद इसमें प्रॉब्लम आती। आपकी ये जो एग्रीकल्चर नेगेटिव है 0.19, ये उससे भी ज्यादा नेगेटिव हो। ट्यूबवेल पे आपने उन्हें ये जो इंसेंटिव दिया है उस पे अब ये एतराज़ है कि इससे तो वाटर स्कैर्सिटी का ज़्यादा खतरा है क्योंकि थोड़ा लापरवाही से पानी इस्तेमाल होगा। ये जहन में है आपकी? वो देखिए, हर चीज़ को वो एक बड़ी फजूल सी मिसाल है पंजाबी में कि वो आटा बना रही है औरत तो हिल क्यों रही। नो, इट्स सो फनी कि आप उनको इनपुट अब जब कम मिलेंगे तो इंशाल्लाह दे विल बी मोर एनकरेज, बजाय हम उसको अप्रिशिएट करें। हम इतने सैडिस्ट हमारी सोच हो जाती है कुछ लोगों की कि वो उसको नेगेटिव देखना चाहते हैं। आई थिंक पानी नहीं, मेरी बात सुनिए, रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप पानी इस्तेमाल करने की खुली छूट देंगे और उसका ट्यूबवेल का बिल भी कम आएगा तो इस बात का खतरा है ना कि पानी ज्यादा इस्तेमाल हो जाए। आई थिंक इस तरह नहीं, वो अगर आप उनको फिक्स रेट लगाए ना, फिक्स रेट कि जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो है प्रिजम्पशन वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप उनको एक रेट चार्ज कर रहे हैं जो कि वो कहते थे कि हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते 8.85 रुपये, हमने उसको 5.35 पैसे किया है, तो आई एम श्योर कि वो उसको पानी खेतों में जाएगा ना। यू नीड वाटर ऑल्सो, यू नीड खाद, यू नीड पेस्टिसाइड्स। हमको जो उनकी जरूरियात थी वो हमने उनको पूरा करने की कोशिश की। ठीक है, इसहाक डार साहब, अब थोड़ा शिकायतों पे आ जाते हैं जो कुछ लोगों को शिकायतें कर रही हैं आप। अब नहीं, ये शिकायतें तो थोड़ी ओपनिंग जो आपने नमाज के बाद शिकायतें हैं, बट आई एम हैप्पी टू आंसर यू, नो इशू। नहीं, ये थोड़े टेक्निकल बातें थी, अब थोड़ा अवामी बातों पर थोड़ा सादा जबान में डिस्कस कर लेते हैं। कल भी मैं जब इस्लामाबाद की आवाम से पूछी थी और उसमें से मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो सरकारी मुलाजिमीन थे, तो बिल्कुल पेंशन के जो रेट बढ़ता है उससे खुश नहीं होते। कहते हैं 10% में क्या होता है, हर साल तो मकान का किराया 10% बढ़ जाता है। इस तरह नहीं है। ये दुनिया में जो आपकी CPI इंडेक्स होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पूरे यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में उसके साथ लिंक होती है, आपकी इंक्रीज होती है, हम उससे ज़्यादा देते हैं। पिछले साल ये जो थी करीबन 5.4% थी इन्फ्लेशन, और 5% से सॉरी ज़रा कम थी, तो हमें रिकमेंड किया गया था, जो कमेटी बनती है 5, हमने 7.5% दी थी 2 एडहॉक को मर्ज करने के बाद, जिसका मतलब रफली 10%। अभी हमारी CPI जो है वो 3% है, उसके बावजूद हमने पहले 2 मर्ज किए, उसके ऊपर 10% दिया, तो ये करीबन 13% है। 20 लाख लोग हैं सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान में जो कि इससे बेनिफिट करेंगे। जितने पेंशनर्स हैं उनकी हमने उसी हिसाब से 10% पेंशन बढ़ाई है। जब आप आए थे तो लोगों को फ्यू हंड्रेड मिलते थे, हमने मिनिमम पेंशन जो है आपको याद होगा 6,000 रुपये हम ले गए थे, और उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट
अभी हमने जो 85 से लेकिन उनके लिए काफ़ी नहीं है, आवाम के लिए काफ़ी नहीं है। आवाम के लिए तो 10% ये कोई मुझे इसका जवाब दे दे कि कैसे कैसे काफ़ी हो सकता है 57 बिलियन के। एक चीज़ ना देखें, कई और चीज़ें दी गई हैं, अपग्रेड किया गया है, उनको मुख्तलिफ अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं। टोटल कॉस्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट की वो 57 बिलियन, और सूबे भी इसको फॉलो करते हैं। 20 लाख एम्प्लॉइज हैं सिविल सर्वेंट्स। सर ये थोड़े टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में भी मुझे बताएगा कि आपने तो एग्जाम किया, लेकिन अभी भी 395 बिलियन की अमाउंट आ रही है, ये कब खत्म होगा ये सिलसिला? नहीं, कौन सा सिलसिला कि ये आपने एसआर आपने कहा कि हमने एसआरओ जितने थे जो कहा जाता था जी कि प्रिविलेज क्लास के लिए है, या दुनिया पिछली 3-4 दिहाइयों में 30-40 साल में जिसको नवाजा गया, उसको एसआरओ के जरिए नवाजा गया, हमने तमाम एसआरओज को रोल बैक कर दिया है। हमने 1/3 पहले साल किया था, जिसका करीबन हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 1/3 दूसरे साल किया था। उसका टोटल कलेक्टिव जो है वो 200 अरब की पाकिस्तान को सेविंग शुरू हुई है। और इस साल जो है ये करीबन ये कोई 80 बिलियन के करीब जो बाकी था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसा रोज जो है स्पेशल रजीम ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस, फिर ये रिपोर्ट क्यों किया जा रहा है कि अब तक 395 बिलियन है? ये पता नहीं कहाँ से फिगर आया। सो दैट्स रॉन्ग ना, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों एग्जाम्पशन तो देखे ना, अभी आपने आप जो भी करते हैं आप, यानी क्रिटिसिज्म तो इसी को नाम है ना कि क्रिटिसिज्म। ये रिपोर्ट किया गया, मैंने आपसे पूछा और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं 80 बिलियन है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मसलन अभी पेस्टिसाइड पे 7% से 0 किया, तो ये एक एग्जाम्पशन है ना, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, एग्रीकल्चर खुश है, एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो अगर इन एग्जाम्पशंस को किसी ने कैलकुलेट करके 395 बिलियन की बात की है तो वो अंडरस्टैंडेबल है। जहाँ एग्जाम्पशन देनी होती है देनी पड़ती है, देनी चाहिए। अभी हमने 5 आपके जो थे एक्सपोर्ट सेक्टर्स, उनको हमने 0 रेटेड कर दिए। तो अगर इसको एग्जाम्पशन आप कहने जी, लेकिन फिशरीज कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं हमें क्यों? फिशरीज में भी हमने इंसेंटिव दिए उनकी, जो वो जरा बताएं क्या इंसेंटिव्स है। ब्रेक ले लूं फिर बताएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई इंसेंटिव्स दिए, वो विद होल्डिंग टैक्स से भी खुश नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन जी। सागडार साहब, फिशरीज वाले कहते हैं कि जी बाकी एक्सपोर्ट की ब्रांचेस का आपने ज़्यादा ख्याल किया, हमारा नहीं किया। नहीं, फिशरीज को हमने जो फिशरीज की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए हमने 3-4 इंसेंटिव दिए हैं। उनके ऊपर जो आयद ड्यूटीज़ थी उनको ख़त्म किया है। पहले भी हमने इंटरनेशनल सिचुएशन को जिम्मेदार ठहराया अपनी एक्सपोर्ट्स के कम होने का, और तो अब इसे कोप कैसे करेंगे? इसलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन कम होगी तो सेल प्राइस भी कम होगी। एक्सपोर्टर को उससे होपफुली बेहतर प्राइस पे मिलेगा और वो कम्पीट कर सकेंगे। ये तो पूरा साइकिल है ना, चेन है, हमने उसी को फैसिलिटेट किया। ठीक है, एक और शिकायत ये है कि 280 बिलियन के आउटस्टैंडिंग रिफंड्स हैं जी आपकी तरफ। तो ये बिजनेस लीडर्स के ये एक तो 280 बिलियन नहीं है। जब हमने हुकूमत जब संभाली थी तो ये करीबन 211 बिलियन थे टोटल। और हमारा देखें, इसका डायरेक्ट होता है कि कलेक्शन का जो साइज़ है रिफंड्स उसी तरह जितनी डिले है, तो 211 बिलियन थे और हमने उसको 211 बिलियन से बढ़ने नहीं दिया। हालांकि जो टैक्सेस है वो 60% ग्रोथ है। अगर 60% ग्रोथ होती तो फिर तो ये 320 होने चाहिए थे आज। एक दूसरा, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, हमने जो छोटे जो रिफंड्स थे 10 लाख तक के, पिछले साल सबको पे किया था। इस साल हमने चंद महीने पहले जो 50 लाख का सबको पे किया। अब इस दफ़ा अनाउंसमेंट किया बजट में कि 30 अप्रैल तक के जितने रिफंड्स होंगे सेल टैक्स के और जिनके आरपीओज यानी वेरिफिकेशन हर चीज़ तैयार है, 30 अप्रैल तक उनको 31 अगस्त तक पे कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सागरा साहब, प्राइवेटाइजेशन का क्या मामला है? ये कैसा एक IMF का टारगेट है जो हम अचीव नहीं कर पा रहे? क्या पोलिटिसाइज्ड हो गया है? क्या अपोजिशन जमातें आपका साथ नहीं दे रही? क्या वजह? देखिए, उसमें जो तो ट्रांजैक्शंस थी, डिवेस्टमेंट जिसे कहते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, वो तो आसान होती हैं और डूएबल होती हैं। उसमें कोई इतना हमने हबीब बैंक डिवेस्ट किया, हमने UBL किया, हमने PPL के शेयर किए, हमने OGTCL का कोई 7.5% करना था, धरने की वजह से वो $1 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 100 अरब रुपए का। और उसके बाद उसकी दुनिया में कीमत नीचे चली गई क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गई, कंट्री लॉस द मनी, लेट्स पुट इन दिस वे। तो वो चीज़ें तो ऑन ट्रैक है। अब जब आपके सामने है तो पूरी कौम को पता है कि PA पे जब उसको ठीक करने की कोशिश की गई तो अपोजिशन ने, लेकिन अपोजिशन अब ऑन बोर्ड है कि हमने मिल के जॉइंट सेशन में हमने मिल के लॉ बनाया और उसका बिजनेस ठीक करने के लिए हम
उसको इग्नोर नहीं किया। ये नहीं कि हम इंतजार प्राइवेटाइजेशन का करते रहे या मैं तो प्राइवेटाइजेशन नहीं कहता, मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को आउट नहीं, आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहेंगे। तो हमने जो इस वक्त जो प्लान किया उससे पहले हम इसकी जो 16 जहाज़ थे उसको हम 38 पे लेके आए, जो इसकी 14 साल एवरेज फ्लीट थी, लाइफ थी, उसको 9 साल पे लेके आए, जो 60% ऑन टाइम फ्लाइट जाती है 82 पे लेके आए। तो ये रिफॉर्म्स ये, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइवेटाइज कर पाएंगे आप? प्राइवेटाइजेशन नहीं करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर पाएंगे अपने? देखिए अगर नहीं होगा, देखिए हमें हमारी कोशिश ऑब्वियसली होगी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर आए ताकि इसमें वैल्यू ऐड करे। अगर ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये कोई पैसे रेज करने के लिए नहीं है। जैसे बाकी शेयर आप डिस्पोज करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तो आपको वहाँ से फंड्स मिलते हैं जो कि अपना डेट रिटायरमेंट में जाते हैं 90%। इसमें है कि कोर बिजनेस को ठीक करना है। पाकिस्तान का जो एक पीआईए का नाम होता था, जो कि जब हम आज से 30-40 साल पहले देखते हैं पीआईए को, तो पीआईए दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो से मुतमईन है आप? जितना होना चाहिए नहीं, लेकिन 12.6 थी लोएस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री 12-13 साल में जब हम आए थे। इसको हम 15.6 पे ले गए हैं। इसको हमारा जो हमने 3 साल का इस बजट के साथ मीडियम टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दिया है, उसमें हमारा हदफ है इसको 21% पे लेके जाने का, क्योंकि 21% पे लेके जाएंगे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, तो फिर हमारी 7% ग्रोथ इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, अब सब्सिडीज आपने 29% कम कर दी हैं, और रमज़ान पैकेज भी जो 3 बिलियन पिछले साल था, इस दफ़ा मोस्ट प्रोबेबली 2 बिलियन है। नहीं, इसी तरह नहीं है, ये भी मिस कोट हुआ है। अच्छा। 3 बिलियन कभी नहीं था, उसमें एरियर्स भी होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली पिछले साल करीबन ये 1.6 बिलियन के करीब इसका टोटल था, 1.53 और समथिंग। इस साल हमने इसको 1.75 पौने 2 बिलियन हमने इसको बढ़ाया। और जो मैंने देखा अखबारों में, वो भी अब नहीं, जब हमने इसको किया था कि जी वो उसको काट दिया, वो एरियर्स हैं एक्चुअली। उसकी हमने क्लैरिफिकेशन भी दी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। बजट एलोकेशन डज नॉट मीन कि ये करंट साल का है। तो पिछले साल कोई 1.5, तो इस साल कितना? 1.75 पौने 2 बिलियन रखा है, प्लस एरियर्स हैं। वो एक साइकिल चलती रहती है। पिछले साल का जो बैलेंस है फिर देते हैं अगले साल, उसका बैलेंस जो होता है, मतलब अभी 1 बिलियन दे दिया जाएगा उनको, पिछले एरियर दे दिए जाएंगे, 1 बिलियन दे दिया जाएगा, और अगर जो बैलेंस होगा लेट्स से 1.75, तो वो मोस्ट लाइकली अगले साल में चला जाएगा। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इसहाक डार साहब, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप बात करते हैं, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आप अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें मिलके काम करना चाहिए। अपोजिशन आपको कहती है कि आप हमें बुलाते ही नहीं, हम कैसे मिलके काम करें, तो वो उसके लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? मैं बतूल बीबी, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं अपील करता हूँ, और हर साल करता हूँ। और अब भी मैं समझता हूँ कि इसी में हमारी बेहतरी है कि हम मईशत को सियासत से अलग कर दें, और हम बैठकर, मैं हर साल 3 साल का मैक्रो इकोनॉमिक मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। मैंने 13 के बजट के साथ 20, 13, 16 का दिया, इस साल मैंने 20, 16, 19 का दिया। हमें बैठ के 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए, विच मीन आई वुड कॉल इट शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म। 5 साल इज शॉर्ट टर्म, 10 साल मीडियम टर्म है, 15 साल। उसके ऊपर फिर सियासत नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी खान साहब का कल मैं बयान पढ़ा था, 700 अरब ले लिया IMF से। ओ भाईजान, 700 अरब कहाँ ले लिया? इट इज़ अबाउट $6.4 बिलियन, और उसमें से जो पिछली गवर्नमेंट के देने थे, पीपल्स पार्टी के जो उन्होंने लिए थे 7.5 बिलियन, 4.5 बिलियन तो वो निकल गए। तो हमें तो सिर्फ 1.3 बिलियन अब तक मिला है, और शायद इस महीने के एंड में 500 मिलेगा। हमें फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसहाक डार साहब, ऑफशोर कंपनीज की से तक रसाई तक का बिल भी आएगा, और 2014 से गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी कि उसकी मेंबरशिप हासिल की जाए आलमी इदारे OECD की, लेकिन फिर अब मेंबरशिप मोस्ट प्रोबेबली मिल भी रही है। आप समझते हैं कि इस इकदाम से जो मुल्क में पॉलिटिकल सिनेरियो ख़राब हुआ है पनामा लीक्स को लेकर, वो बेहतर हो जाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये पहले कभी किसी ने आज तक 60 साल में कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने स्विस अथॉरिटीज़ के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये यानी प्रोसेस यही है, उससे हमने शुरू किया, और मैंने कैबिनेट से अप्रूवल ली। उसके बाद FPR ने कई उनसे राब्ते किए, और मीटिंग्स हुई भी हैं, लेकिन वो हमारी यानी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं है। वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन ये इकदाम ही जो हुकूमत ने उठा लिया है, बहुत अच्छा इकदाम है। मेरी सुने, और हम उसको अब कोशिश कर रहे हैं कि एक पैरेलल एक अदारा बना दुनिया में, क्योंकि स्विस तो आपका बायलैटरल होगा, कंट्री टू कंट्री। वो काफ़ी उसकी प्राइस मांग रहे हैं, अपने दूसरी हमसे रायते मांग रहे हैं। एक मीटिंग अभी
23-24 जून को फिक्स भी हो गई है नेक्स्ट, लेकिन हमें कई हफ्तों से हम उनके पीछे लगे थे जी नेक्स्ट मीटिंग तो अच्छा, इसका फायदा कैसे होगा जब आपके वेरी शॉर्ट टाइम देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीलैटरल जो है वो OECD है, उसमें मैं समझता हूँ कि उसका वेट ज़्यादा होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हमने उसकी मेंबरशिप भी अप्लाई की हुई है, उसमें हमने जो 10 कंप्लाइंट आपने जो चीज़ें करनी है मेंबरशिप के लिए, 6 फुली कंप्लाइंट है, 2 मेनली कंप्लाइंट है, 2 पार्शली कंप्लाइंट है। हम कोशिश कर रहे हैं मगर उसका मेंबर बन जाए, ये भी बात जारी रखेंगे। जून में मैंने कहा आपको 23-24 को बर्न में मीटिंग हो रही है PR कि वो काम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए हमारी कोशिश ये है कि कोई भी जहां से भी हम पहले इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा लेकिन सर TORs का मामला भी तो साइड बाय साइड रुका है ना, वो तो बहुत अच्छा इकदाम है। ये तीसरी चीज़ है। हाँ। ये उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू करवाई है FPR, स्टेट बैंक और जो है SECP कि हम इसको फ्यूचर देखें कि जैसे अभी एक पनामा के हवाले से जो बात हुई है, हम इसको प्लग करें कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कानून के मुताबिक सबको देने पड़े। तो वो उसके लिए काम हो रहा है। ऑब्वियसली इट विल टेक मे बी अनदर फ्यू वीक्स। फिर हम क्योंकि इट्स ए वेरी सीरियस वर्क कि हम इसको उसमें कवानीन, यानी कि ऑपोजिशन और हुकूमत मजीद टाइम लेगी। नहीं, TOR का इलादा है। TOR इस माजी के लिए है। TOR जो बनने हैं वो माजी के लिए है। वो माजी में जो कुछ हुआ, अब जो पोजीशन, मैं उसको फ्यूचर के लिए भी मैंने काम शुरू करवाया कि हम इसको अपने कवानीन में वो तब्दीलियाँ ले आएँ और वो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट हो, वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें कि कवानीन के मुताबिक लोगों को सब कुछ खुद ही बताना पड़े। पे आपकी थोड़ी राय जानना चाह रही हूं। इस पे जो डेडलॉक हुआ है, इस पे क्या कोई डेडलॉक नहीं है? ऑपोजिशन को मजीद टाइम नहीं, देखिए इससे मैटर, देखिए जब तक नहीं होगा तो अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डेडलॉक, उस तरह तो हमारा धरने का जो फिर 4 महीने डेडलॉक रहा था, ये कुछ भी नहीं हुआ था फ्रॉम नवंबर टू मार्च। लेकिन इवेंचुअली हमने एक पिच पे आ गए। तो ये है कि हमने उनको पहला ड्राफ्ट दिया तो जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा था वो उनके पास था। उसके बाद हमने एक और उनको ड्राफ्ट बना के दिया, दूसरा था। फिर उसके डिस्कशन के नतीजे में कल ही हमने सैटरडे को हमने उनको तीसरा ड्राफ्ट भी दिया है, जो उन्होंने कहा कि हमें वक्त दें कि हम अपनी लीडरशिप से, अपने साथियों से मशवरा कर लें और उनके यानी अपोजिशन जो 6 मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, उनके कहने पे हमने उनके ख्वाहिश के मुताबिक ट्यूसडे को मीटिंग। लेकिन क्या इस कोशिश को बयानबाजी इफेक्ट नहीं कर रही? चौधरी निसार साहब ने भी काफ़ी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि इन सारी बैठकों को सिर्फ सियासत करार दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि बेहतर तो है कि बयानबाजी ना हो, लेकिन चूंकि हर एक का राइट है और फिर आप लोग भी, आप तसल्ली नहीं होती मीडिया की जब तक आप पूछें ना गवर्नमेंट से भी और अपोजिशन से भी। तो इसलिए चूँकि अपोजिशन का हक है और वो अपना नुक्ता नज़र देते हैं, तो हमने भी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया है दुरानी साहब को, करम दुरानी साहब को और ख्वाजा साद रफीक साहब को, कि वो भी जहां वो व्यू पॉइंट दे उसको क्लैरिफाई करें। इसलिए बस आखिरी 2 सवाल, आई हैव टू वाइंड अप। कितना टाइम आप समझते हैं कि TORs को फाइनलाइज कर लेंगे आप पूरे इत्तेफाक राय से? एनीवन्स गेस। जितना वो सीरियसली हमसे एंगेज होके बात करेंगे। देखिए मैं आपको धरने की इसलिए मैंने मिसाल दी है कि नवंबर से मार्च कुछ नहीं हुआ था। मार्च में ऑफ मीडिया जब मेरी मीटिंग शुरू हुई उनके साथ दोबारा, और हमने विदिन 20 दिन में उसको खत्म कर लिया। ठीक है, पीपल्स पार्टी के बारे में तो यही ख्याल किया जाता है कि वो किसी भी वक्त अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान बहुत स्ट्रेट है कि वो सड़कों पे आ जाएंगे। उनके लिए आपने कुछ सोचा हुआ है इमरान खान को कंटेन करने के लिए, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट? देखिए ये मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ये सड़कों पर आने से ना हुकूमत मिलती है ना मिलनी चाहिए। एक प्रोसेस है, कोई उसमें इतराज़ नहीं कर रहा कि जी उसमें किसी को एमनेस्टी मिले, किसी को इम्यूनिटी मिले, किसी को माफ़ी मिले। और फ्यूचर के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं ऑलरेडी काम करवा रहा हूँ। इंशाअल्लाह जितनी जल्दी हो सके काम मुकम्मल करके मुल्क में एक ऐसा अमेंडमेंट करेंगे लॉज में कि ये चीज़ें आइंदा मुश्किल हों। बाकी ठीक है, इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म की तबीयत कैसी है और कब तक वो वापस आ जाएंगे? उनका माशाल्लाह कल रात जो लेटेस्ट खबर थी कि उनको ICU से उन्होंने नॉर्मल कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि शायद मंडे ट्यूसडे वो फैसला करेंगे कि उनको घर भेजते हैं कि नहीं। एक तो ये है, अब उनको ट्रैवल की कब इजाज़त देते हैं डॉक्टर्स? नॉर्मली इट्स ओपन हार्ट सर्जरी, उनके बाईपास हुआ है, उसके हवाले से यूजुअली 2-3 हफ्ते तो लगते हैं उसके बाद। तो डॉक्टर्स कैन ओनली टेल के भी वो जो उनके मुआलिज जो हैं वो इंशाल्लाह बता देंगे। आई थिंक पीर मंगल तक क्लियर पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, टाइम देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।